Assalamualaikum. I am Miss Mavish here, lecturer of Logic and Reasoning. In previous lecture, we have discussed different types of questions related to the syllabus we have covered till now. Today, we will discuss answers of the questions and how we can attempt them in a correct way. Question number 2 है each of the following say whether the statement is true or false. True और false बताने हैं. नंबर 1 है in any valid argument the premises are all true. किसी भी valid argument में premises क्या होंगी, सबकी सब true होंगी. वैलिड आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन ये कहती है कि वैलिड आर्ग्यूमेंट में जितने भी प्रीमिसेस होंगी कंक्लूजन उनको फॉलो करेगा और सब की सब प्रीमिसेस अगर ट्रू होंगी तो कंक्लूजन भी ट्रू होगा. क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ प्रीमिसेस की बात की गई है, कंक्लूजन की बात नहीं की गई, तो ये आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है. तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये ट्रू है, क्योंकि प्रीमिसेस ट्रू होंगी और कंक्लूजन भी ट्रू होगा. तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये वैलिड आर्ग्यूमेंट है, तो ये फॉल्स है. नंबर 2 है इन एनी वैलिड आर्ग्यूमेंट द कंक्लूजन इज ट्रू. सिमिलरली यहाँ पे भी सिर्फ कंक्लूजन की बात की गई है, प्रीमिसेस की बात नहीं की गई, तो हम नहीं बता सकते कि ये ट्रू है, क्योंकि किसी भी वैलिड आर्ग्यूमेंट में प्रीमिसेस भी सबकी सब ट्रू हो तो ही कंक्लूजन ट्रू होगा. जैसे कि नंबर 3 क्वेश्चन में कहा गया है कि इन एनी वैलिड आर्ग्यूमेंट इफ द प्रीमिसेस आर ऑल ट्रू देन द कंक्लूजन इज ट्रू. सो दैट्स व्हाई ये ट्रू है. नंबर 4 है इन एनी फैक्चुअली करेक्ट आर्ग्यूमेंट द प्रीमिसेस आर ऑल ट्रू. तो यहाँ पे बात की गई है कि किसी भी फैक्चुअली करेक्ट आर्ग्यूमेंट में सारी की सारी प्रीमिसेस ट्रू होंगी, तो ये भी ट्रू है, क्योंकि फैक्चुअली करेक्ट आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन ये कहती है कि जितनी भी प्रीमिसेस हैं वो सब की सब ट्रू होंगी, तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है कंक्लूजन के लिए कि वो फॉल्स हो. नंबर 5 है इन एनी फैक्चुअली करेक्ट आर्ग्यूमेंट द कंक्लूजन इज ट्रू. यहाँ कंक्लूजन ट्रू तो तब होगा जब सारी की सारी प्रीमिसेस ट्रू होंगी, तो ये भी आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है, तो हम इसलिए कहेंगे कि ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे प्रीमिसेस के ट्रू या फॉल्स होने की बात नहीं की गई. नंबर 6 है इन एनी साउंड आर्ग्यूमेंट द प्रीमिसेस आर ऑल ट्रू. किसी भी साउंड आर्ग्यूमेंट में प्रीमिसेस सारी ट्रू होंगी, तो ये ट्रू है. क्यों? क्योंकि जो साउंड आर्ग्यूमेंट होगा वो एक्चुअली फैक्चुअली करेक्ट भी होगा और वैलिड भी होगा, और फैक्चुअली करेक्ट आर्ग्यूमेंट वही होता है जिसमें सारी प्रीमिसेस ट्रू हों. तो इसीलिए इन एनी साउंड आर्ग्यूमेंट द प्रीमिसेस आर ऑल ट्रू ट्रू है. नंबर 7 है इन एनी साउंड आर्ग्यूमेंट द कंक्लूजन इज ट्रू. डेफिनेटली कंक्लूजन भी ट्रू होगा, क्योंकि अगर सारी प्रीमिसेस ट्रू हैं तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है कंक्लूजन के लिए कि वो फॉल्स हो जाए. किसमें? फैक्चुअली करेक्ट में, और फैक्चुअली करेक्ट होगा तभी तो साउंड होगा, तो इसलिए ये भी ट्रू है. एवरी साउंड आर्ग्यूमेंट इज फैक्चुअली करेक्ट. डेफिनेटली साउंड आर्ग्यूमेंट होने के लिए उसका फैक्चुअली करेक्ट और वैलिड होना दोनों ही जरूरी है, तो इसलिए ये भी ट्रू है और ये 9 वाला भी ट्रू है. एवरी फैक्चुअली करेक्ट आर्ग्यूमेंट इज वैलिड. यहाँ पे लिखा है कि जितने भी फैक्चुअली करेक्ट आर्ग्यूमेंट है वो वैलिड भी होंगे, तो ये फॉल्स है, क्योंकि वैलिड की डेफिनेशन अलग है और फैक्चुअली करेक्ट की अलग है. फैक्चुअली करेक्ट कहता है कि जितनी भी प्रीमिसेस हैं वो सब की सब अगर ट्रू होंगी तो कंक्लूजन भी नेसेसरीली ट्रू होगा, जबकि वैलिड आर्ग्यूमेंट ये कहता है कि वैलिड आर्ग्यूमेंट में जितने भी प्रीमिसेस हैं वो फॉलोड बाय हैं कंक्लूजन से. दोनों की डेफिनेशन डिफरेंट है, तो इसलिए जरूरी नहीं है कि जो फैक्चुअली करेक्ट हो वो वैलिड भी हो, तो ये फॉल्स है. फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नंबर 1 है व्हाट इज आर्ग्यूमेंट, डिफाइन वैलिड एंड फैक्चुअली करेक्ट आर्ग्यूमेंट. जैसे कि हम सबको पता है कि आर्ग्यूमेंट एक्चुअली सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं, जिसमें से कुछ स्टेटमेंट प्रीमिसेस होती हैं और एक कंक्लूजन होती है. अगर वैलिड आर्ग्यूमेंट की बात करें तो वैलिड आर्ग्यूमेंट वो आर्ग्यूमेंट होता है जिसमें उसका कंक्लूजन जितनी भी प्रीमिसेस हैं उसे फॉलो करे, और फैक्चुअली करेक्ट आर्ग्यूमेंट वो आर्ग्यूमेंट होता है जिसमें सारी की सारी प्रीमिसेस ट्रू हों, तो फिर ये इम्पॉसिबल हो जाता है कंक्लूजन के लिए कि वो फॉल्स हो जाए.
इन क्वेश्चंस का डिटेल्ड आंसर आपको अभी तक जितने भी लेक्चर्स अपलोड हुए हैं उनमें इजीली मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर स्टेटमेंट्स? हम सबको पता है कि स्टेटमेंट्स एक्चुअली डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें हम कोई भी चीज़ को डिफाइन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है, तो ये एक स्टेटमेंट है क्योंकि ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। नंबर 3, व्हाट इज सिलोजिस्टिक लॉजिक? तो जैसे हम सबको पता है कि एक्चुअली सिलोजिस्टिक लॉजिक डिडक्टिव रीजनिंग ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि सिलोजिस्टिक लॉजिक में कम से कम 2 प्रीमिसेस होना जरूरी है। नंबर 4 है व्हाट इज टर्म इन अ सेंटेंस? तो हमें पता है कि जो सेंटेंस होते हैं वो वर्ड से मिलके बनते हैं और यहाँ पे हमने वर्ड्स को टर्म का नाम दिया है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड कम्स टुगेदर टू मेक अ सेंटेंस। तो जितने भी वर्ड्स यूज होंगे किसी भी सेंटेंस में वो सब टर्म्स कहलाएंगे। टर्म्स के आगे टाइप्स हैं, डिस्क्रिप्टिव टर्म्स और लॉजिकल टर्म्स। जो टर्म्स डिस्क्राइब करेंगे किसी स्पेसिफिक चीज को, जैसे कि हम नाउन के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, नाउन या वर्ब के लिए, तो हम क्योंकि वो डिस्क्राइब कर रहा है, वर्ब भी एक्चुअली डिस्क्राइब करता है और नाउन भी डिस्क्राइब करता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो सारी डिस्क्रिप्टिव टर्म्स हैं। और ऐसी टर्म्स जो डिस्क्रिप्टिव टर्म्स की आपस में रिलेशन बताती हैं, क्योंकि एक डिस्क्रिप्टिव टर्म तो नहीं होगी एक सेंटेंस में, डिफरेंट डिस्क्रिप्टिव टर्म्स होंगी। तो जितनी भी डिफरेंट डिस्क्रिप्टिव टर्म्स हैं उन सब का आपस में रिलेशन बताने के लिए हम लॉजिकल टर्म्स को यूज करते हैं, जैसे ऑफ, ऑन, ऑल, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये लॉजिकल टर्म्स में आएंगे। आई होप इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो आपको समझ आए होंगे कि किस तरीके से देने हैं, और बाकी डिटेल्ड आंसर आप प्रीवियसली जो लेक्चर्स हैं वहां से ले सकते हैं। नंबर 11 है एवरी फैक्चुअली करेक्ट आर्ग्यूमेंट इज साउंड। जितने भी फैक्चुअली करेक्ट आर्ग्यूमेंट है वो साउंड हैं, तो ये फॉल्स है, क्योंकि साउंड होने के लिए फैक्चुअली करेक्ट होने के साथ साथ उसका वैलिड होना भी जरूरी है। एवरी वैलिड आर्ग्यूमेंट इज फैक्चुअली करेक्ट, तो नहीं, वैलिड आर्ग्यूमेंट भी फैक्चुअली करेक्ट नहीं हो सकता जिस तरीके से फैक्चुअली करेक्ट आर्ग्यूमेंट वैलिड नहीं हो सकता, जैसे कि हमने नंबर 10 में बात की, तो ये भी फॉल्स है। 13 है एवरी वैलिड आर्ग्यूमेंट इज साउंड। जितने भी वैलिड आर्ग्यूमेंट साउंड है, तो ये भी गलत है, क्योंकि साउंड होने के लिए सिर्फ वैलिड या सिर्फ करेक्ट होने की जरूरत नहीं है, दोनों का साथ में दोनों कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। एवरी वैलिड आर्ग्यूमेंट हैज अ ट्रू कंक्लूजन, तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि वैलिड आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन ये कहती है कि जितने भी प्रीमिसेस हैं वो फॉलोड बाय हैं कंक्लूजन, और सब प्रीमिसेस ट्रू होंगी तभी कंक्लूजन ट्रू होगा, तो हमेशा उसका कंक्लूजन ट्रू नहीं हो सकता, डिपेंड करता है प्रीमिसेस पे, तो ये वाला इसलिए फॉल्स है। 15 है एवरी फैक्चुअली करेक्ट आर्ग्यूमेंट हैज अ ट्रू कंक्लूजन, ये भी फॉल्स है, उसकी कंक्लूजन ट्रू तो तब होगी ना जबकि सारी प्रीमिसेस ट्रू होंगी, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि फैक्चुअली करेक्ट आर्ग्यूमेंट की कंक्लूजन हमेशा ट्रू होती है, डेफिनेटली वो डिपेंड करती है प्रीमिसेस पे। नंबर 16 है एवरी साउंड आर्ग्यूमेंट हैज अ ट्रू कंक्लूजन, तो ये ट्रू है, क्योंकि जो साउंड आर्ग्यूमेंट है डेफिनेटली वो फैक्चुअली करेक्ट भी होगा और वैलिड भी होगा, और फैक्चुअली करेक्ट की डेफिनेशन में ये है कि अगर प्रेमिसेस सारी की सारी ट्रू हैं तो कंक्लूजन ट्रू होगा, और अगर वो फैक्चुअली करेक्ट है तो डेफिनेटली उसकी कंक्लूजन यहाँ पे ट्रू होगी, इसीलिए वो क्योंकि वो साउंड है। 17 है इफ एन आर्ग्यूमेंट इज वैलिड एंड हैज अ फॉल्स कंक्लूजन देन इट मस्ट हैव एटलीस्ट वन फॉल्स प्रेमिस, तो ये ट्रू है, वो इसलिए क्योंकि किसी भी वैलिड आर्ग्यूमेंट में कंक्लूजन फॉल्स तभी होगा जब कोई ना कोई प्रीमिसेस में से कोई एक फॉल होगी, तो इसीलिए अगर कोई एक प्रीमिस फॉल्स है तो डेफिनेटली उसका कंक्लूजन फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद 18 है, 18 कहता है कि इफ एन आर्ग्यूमेंट इज वैलिड हैज अ ट्रू कंक्लूजन देन इट्स मस्ट हैव ऑल ट्रू प्रीमिसेस। अगर कोई वैलिड आर्ग्यूमेंट में कंक्लूजन ट्रू है तो इसका मतलब है कि उसकी सारी की सारी प्रीमिसेस क्या होंगी, ट्रू होंगी। नंबर 18 है इफ एन आर्ग्यूमेंट इज वैलिड एंड हैज अ ट्रू कंक्लूजन देन इट मस्ट हैव ऑल ट्रू प्रीमिसेस। किसी भी वैलिड आर्ग्यूमेंट में अगर कंक्लूजन ट्रू है तो सारी प्रीमिसेस ट्रू होंगी। एक्चुअली ये डेफिनेशन बनती है फैक्चुअली करेक्ट की। वैलिड आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन तो ये कहती है कि कोई भी
किसी भी आर्ग्यूमेंट में जो कंक्लूजन है वो फॉलो करता है सारी की सारी प्रीमिसेस को, तो इसीलिए ये फॉल्स है, क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रू और फॉल्स होने की बात सेकंड पे की है। पहले किसी भी वैलिड आर्ग्यूमेंट का कंक्लूजन फॉलो करे सब प्रीमिसेस को, ये फर्स्ट कंडीशन है। 19 है, इफ एन आर्ग्यूमेंट इज वैलिड एंड हैज एट लीस्ट वन फॉल्स प्रीमिस देन इट इज कंक्लूजन मस्ट बी फॉल्स। तो फॉल्स या ट्रू होने की बात तो बाद में होगी, पहले तो वैलिड आर्ग्यूमेंट में कंक्लूजन ने फॉलो करना है सब प्रेमिसेस को, जो कि यहाँ पे बात नहीं बताई गई, तो इस वजह से ये इंफॉर्मेशन आदि है, तो इसलिए ये फॉल्स है। 20 है, इफ एन आर्ग्यूमेंट इज वैलिड एंड हैज ऑल ट्रू प्रेमिसेस देन इट्स कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू, तो ये ट्रू है। डेफिनेटली ऑल ट्रू प्रीमिसेस होंगी और कंक्लूजन ट्रू होगी, इसका मतलब है कि कंक्लूजन फॉलो कर रहा है सारी की सारी प्रीमिसेस को, और यही तो वैलिड आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन है, तो इसलिए ये ट्रू है। इनको मजीद ध्यान से पढ़िए और अपने प्रीवियस लेक्चर से इनको मैच करने की कोशिश करें। डेफिनेशंस पढ़ें वैलिड आर्ग्यूमेंट की, फैक्चुअली करेक्ट आर्ग्यूमेंट की और साउंड आर्ग्यूमेंट की, आपको समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 सेज, इज द आर्ग्यूमेंट इज फैक्चुअली करेक्ट, वैलिड और साउंड। तो हमने ये बताना है कि जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उन आर्ग्यूमेंट्स में से कौन से आर्ग्यूमेंट फैक्चुअली करेक्ट हैं, कौन से आर्ग्यूमेंट वैलिड हैं और कौन से आर्ग्यूमेंट साउंड हैं। हो सकता है कि एक आर्ग्यूमेंट वैलिड हो लेकिन फैक्चुअली करेक्ट ना हो सकता है कि एक आर्ग्यूमेंट फैक्चुअली करेक्ट हो लेकिन वैलिड ना हो, तो यही हमने बताना है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं, ऑल डॉग्स आर रेप्टाइल्स। जो फर्स्ट प्रीमिस है वो ये कहती है कि जितने भी डॉग्स हैं वो रेप्टाइल्स हैं, जबकि ये फॉल्स है, तो इसका मतलब ये प्रीमिस क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ऑल रेप्टाइल्स आर मार्टिन्स। जितने भी रेप्टाइल्स हैं वो मार्टिन्स हैं, मार्टिन्स कहते हैं मरीख पे रहने वालों को, तो ये भी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि जो रेप्टाइल्स हैं, रेंगने वाले जानवर हैं, वो मार्टिन्स पे तो नहीं रहते ना सारे के सारे। Therefore all dogs are martins, तो इसी वजह से जितने भी डॉग्स हैं वो मार्टिन्स हैं, और इसकी जो प्रीमिसेस हैं वो फॉल्स है, तो डेफिनेटली जो इसका कंक्लूजन है वो भी फॉल्स हो गया। अब अगर हम बात करें फैक्चुअली करेक्ट आर्ग्यूमेंट की, तो फैक्चुअली करेक्ट आर्ग्यूमेंट ये नहीं है, फैक्चुअली करेक्ट आर्ग्यूमेंट नहीं है। और अगर हम बात करें वैलिड आर्ग्यूमेंट की, तो ये वैलिड आर्ग्यूमेंट है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे बात हुई है डॉग्स की, कि जितने भी डॉग्स हैं वो रेप्टाइल्स हैं और जितने भी रेप्टाइल्स हैं वो मार्टिन्स हैं। अगर कंक्लूजन में फर्स्ट प्रीमिस का पहला और लास्ट प्रीमिस का आखिरी वर्ड आता है, ये एक शॉर्टकट ट्रिक है, तो इट्स मीन कि जो कंक्लूजन है वो फॉलो कर रहा है प्रीमिसेस को, और वैलिड आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन तो यही थी कि कंक्लूजन ने फॉलो करना है प्रीमिसेस को। तो यहाँ पे डॉग और यहाँ पे मार्टिन, इट्स मीन कंक्लूजन फॉलो कर रहा है प्रीमिसेस को, तो हम कह सकते हैं कि जो कंक्लूजन है वो प्रीमिसेस को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये आर्ग्यूमेंट वैलिड तो है, लेकिन क्योंकि उसकी स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं इस वजह से कंक्लूजन फॉल्स है, तो ये फैक्चुअली करेक्ट हम कहेंगे कि नहीं है, जबकि ये वैलिड है। सही। और क्योंकि साउंड के लिए दोनों का होना जरूरी है, फैक्चुअली करेक्ट भी और वैलिड भी, तो ये जो साउंड है वो भी नहीं है। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। नंबर 2 है, सम डॉग्स आर कैट। सम डॉग्स आर कैट, जबकि ये गलत है, हमें पता है। प्रीमिस नंबर 1 इज फॉल्स। ऑल कैट्स आर फिलाइंस। जितनी भी कैट्स हैं वो, फिलाइंस का मतलब होता है बिल्ली जैसा एक जानवर होता है, लेकिन सारी कैट्स तो वो नहीं होंगी ना फिलाइंस, तो इट्स मीन के ये भी फॉल्स ही है, क्योंकि फिलाइंस एक इस तरह के जानवर को कहते हैं जो बिल्ली जैसा दिखता हो। देयर आर सो मेनी एनिमल्स जो कि कैट जैसी मुशाबत रखते हैं, तो हम कह नहीं सकते कि सारे के सारे कैट्स ही हैं, इसीलिए ये भी फॉल्स है। देयरफॉर सम डॉग्स आर फिलाइंस। यहाँ पे डॉग्स का वर्ड यूज किया है, वही ट्रिक, और यहाँ पे फ्लाइंस का वर्ड यूज किया हुआ है। इट्स मीन यहाँ पे डॉग और फ्लाइन, इट्स मीन सम डॉग्स आर फ्लाइन, तो ये फॉलो तो कर रहा है प्रीमिस को, तो हम कह सकते हैं कि ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है।
तो अगर फैक्चुअली करेक्ट आर्ग्यूमेंट की बात करें तो फैक्चुअली करेक्ट आर्ग्यूमेंट होने के लिए प्रेमिसेस सब की सब ट्रू हैं तो कंक्लूजन ट्रू होगा, जबकि ऐसा नहीं है तो ये फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। अगर वैलिड की बात करें तो क्योंकि कंक्लूजन फॉलो कर रहा है प्रेमिसेस को तो ये वैलिड है। और अगर बात करें साउंड की तो डेफिनेटली ये साउंड भी नहीं है, क्योंकि दोनों का होना ज़रूरी है, दोनों डेफिनेशंस का कंप्लीट होना ज़रूरी है साउंड के लिए। आई होप आपको समझ आई होगी कि इनको सॉल्व कैसे करना है। 3 मज़ीद आर्ग्यूमेंट की एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। जैसे हमने प्रीवियसली बाकी आर्ग्यूमेंट्स को सॉल्व किया है, आपने इनको भी सॉल्व करना है। आई होप जिस तरीके से हमने आंसर्स निकाले हैं सब क्वेश्चंस के, जिस तरीके से हमने सॉल्व किया है, आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे। जितना भी सिलेबस अभी तक हमने पढ़ा और उसके बाद जो डेप्थ में चीज़ पढ़ी वो एक्चुअली हमने डिडक्टिव रीजनिंग पढ़ी, और आर्ग्यूमेंट्स की जितनी भी टाइप्स थी या जो भी फॉर्म थी या वैलिड और इनवैलिड चेक करना था तो वो हमने सब डिडक्टिव रीजनिंग में किया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इंडक्टिव रीजनिंग में बात करेंगे और उसे डीपली रीड आउट करेंगे। थैंक यू सो मच।